बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाकिर खान को मारकर फेंकने के बाद मैंने तमाम कमरे की तफसीली तलाशी ली। मुझे उम्मीद थी कि अपनी सारी रकम उसने घर में ही कहीं छुपा कर रखी होगी कि जंगल खेल में बैंक नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मगर उसकी ख्वाबगाह, बाकी दो कमरों और किचन जो कि इस्तेमाल में नहीं होता था, इन सब को अच्छी तरह खंगालने के बाद भी मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना हुई। घर से निकलने से पहले मैंने एक गहरी निगाह उसकी ख्वाबगाह में दौड़ाई, मगर ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र न आई जिसे मैंने चेक ना किया हो। यहाँ तक कि चारपाइयों के नीचे मैंने अच्छी तरह तलाशी ले ली थी। सिर्फ उसके सरहाने लगी हुई तस्वीर जो आर्ट का नमूना थी मुझसे रह गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे हिलाया तो वो सख्ती के साथ दीवार में गड़ी नजर आई। मैंने पिंडली के साथ बंधा हुआ खंजर निकालकर कैनवस और इसके नीचे मौजूद गत्ते को चकोर शक्ल में काट दिया। इस टुकड़े के हटते ही तस्वीर के पीछे दीवार में नस्ब छोटा सा सेफ जाहिर हो गया। शाकिर खान ने बिलाशुबा बड़े सलीके से इसे छुपाया था। मेरे पास सेफ के ताले के साथ मत्था मारने का टाइम नहीं था। इसके साथ जोर जमाई करना वक्त का ज़िया था। मैंने क्लैशनकोफ को सिंगल राउंड फायर पर सेट करते हुए उसकी बैरल को ताले के सुराख से लगाया और मुसलसल 2 दफ़ा ट्रिगर प्रेस किया। ज़ोरदार धमाके के साथ सेफ का ताला टूट गया था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वो छोटा सा सेफ रकम से भरा नजर आया। उसके एक खाने में सोने की चंद ईंटें और कुछ कागजात वगैरह पड़े थे। कागजात को छेड़े बगैर मैंने जल्दी जल्दी रकम और सोने की ईंटों को समेटा और उन्हें एक कपड़े में गठरी की तरह बांधकर वहां से चल पड़ा। गो यहाँ पर फायर रोज़ का मामूल थे, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी थी। कोई भी पड़ोसी इस फायर की हकीकत जानने के लिए शाकिर खान के घर झांक कर देख सकता था और इसकी वजह से ख्वामख्वाह मुझे एक और जान लेनी पड़ती। डाबेर वालों से अपने आप को छुपाने के लिए मुझे बड़ी तगदो करनी पड़ रही थी, क्योंकि हमारी शनाख्त ज़ाहिर हो जाने की सूरत में एक लंबी दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाना था और पूरे गांव या कम अज़ कम डाबेर के मुख्तलिफ ग्रुपों से लड़ाई मोल लेना हम 2 बंदों के लिए नामुमकिन हो जाता। यूं भी हथियार का ज़माना था और ट्रिगर दबाकर भी एक बच्चा 6 फीट के जवान को ज़िंदगी की कैद से निजात दिला सकता था। शाकिर खान के घर से निकलकर मैं इसी मकान की जानिब रवाना हो गया जहां अमजद और सादिया छुपे हुए थे। वापसी के लिए मैं चाहने के बावजूद रास्ता ना बदल सका कि दूसरे रास्ते से मैं शायद उस मकान तक ना पहुंच सकता। इस बार भी मैं बगैर किसी हादसे के अपनी कमीनगाह पहुंच गया। अमजद बैरूनी दरवाजे पर हल्का सा खटका सुनकर बाहर आ गया था। वो किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार था। कौन? उमर, मैं मुख्तसरन बोला। क्या रहा? कामयाबी। गुड। सादिया किधर है? मैंने कमरे में दाखिल होकर टार्च रोशन करते हुए पूछा। साथ वाले कमरे में है, अमजद ने मोमबत्ती रोशन करते हुए कहा। इससे पहले भी उसने मोमबत्ती जलाई हुई थी, मगर दरवाजे पर होने वाली आहट उसके बुझाने का बायस बनी थी। ये क्या है? मोमबत्ती की रोशनी में उसकी नज़र रकम की गठरी पर पड़ी। खोल कर देख लो। मैंने पोटली उसकी जानिब बढ़ाई। भाई वाह, कहीं डाका डाला है शायद। ये शाकिर खान का वो खजाना है जो उसने पता नहीं कौन कौन से नाजायज़ तरीकों के जरिए इकट्ठा किया होगा। शाकिर खान, ये इसी बुकिंग वाले का नाम है। वैसे तो उसकी हराम की कमाई से मुझे बिल्कुल गर्ज नहीं थी, मगर हालात को देखकर मुझे ये घटिया काम करना पड़ा। अच्छा किया है। अमजद 500 के नोटों की गड्डी अपने जेब में ठोंसते हुए बोला, जो यकीनन 50,000 के बकदर रकम होगी। इससे ज़्यादा रकम अभी तक गठरी में पड़ी हुई थी। ये भी रखो। मैंने 100 के नोटों की गट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई और बकाया रकम समेटकर अपनी जेबों में भर ली। सोने की ईंटें हमने कपड़े में लिपटी ही रहने दी थीं। यार, जेबें कुछ वजनी नहीं हो गईं? इसका इंतज़ाम कल कर लेंगे। एक दुकान में मुझे कमर से बांधने वाले बेल्ट नज़र आए थे। बड़ी रकम को आसानी से अपने साथ घुमाने का इससे अच्छा बंदोबस्त और कोई नहीं हो सकता। अब क्या इरादा है? मोमबत्ती बुझाओ, थोड़ा आराम करते हैं। मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे उम्मीद है कि ये मकान फ़िलहाल महफूज रहेगा। सही कहा। अमजद ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और हम दोनों सोने के लिए लेट गए। मेरी आंख अमजद की आवाज़ से खुली। वो कह रहा था, मलक साहब उठ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। कमरे में फैली रोशनी से अंदाज़ा हुआ कि सूरज काफ़ी ऊपर आ गया था। साथ बाथरूम है, उसके बीच पानी का भरा हुआ ड्रम रखा हुआ है। नहा लो। मैं कमरे के साथ बने हुए बाथरूम में घुस गया। नहाकर बाहर निकला तो कमरे में सादिया का इजाफा हो चुका था। वो छाबे में गरम गरम पराठे और केतली कहवे की भर लाई थी। यह बंदोबस्त कहाँ से किया? किचन में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। ये काम तुम्हें अंधेरे में करना चाहिए था। इस टाइम तो धुआं देखकर कोई भी इस जानी मुतवज्जा हो सकता है। मम्मा, मुझे ख्याल नहीं रहा।
वो परेशान हो गई। आइंदा ख्याल रखना। और नाश्ता कर लिया है? किचन में जाकर कर लेती हूँ। वो कमरे से निकल गई। अब क्या इरादा है? नाश्ते से फारग होकर अमजद ने पूछा। अब चलते हैं आवारागर्दी करने के लिए। मिस मुसीबत का क्या करेंगे? शर्म करो यार, वो तुम्हारी इतनी खिदमत कर रही है और तुम इसे मुसीबत कह रहे हो। मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो। तकरीर सुनने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये इधर ही रहेगी। अगर मकान के मालिक वापस आ गए तब ये कहीं छुप जाएगी। इतना बड़ा मकान है, लेकिन उम्मीद यही है कि कोई नहीं आएगा। चलो फिर निकलें। हम दोनों सादिया को ज़रूरी हदायत देते हुए उस मकान से बाहर निकल आए। बाहर निकलने से पहले हमने गली के खाली होने का यकीन कर लिया था। हम सीधे बाज़ार पहुँचे और वहाँ से कमर से बांधने वाले पर्स खरीदे कि रकम की वजह से हमारी जेबें काफ़ी बोझल हो रही थीं। इस काम से फारग होते ही हमने अपने लिए रहाइश की तलाश शुरू कर दी। इस मर्तबा हमने होटलों से दूर रहने की ठानी थी। फिरते फराते हम जंगल खेल के मुज़ाफ़ात में निकल आए। अफ़गानिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर चाय का खोखा देखकर हम चाय पीने बैठ गए। खोखे का मालिक पुख्ता उम्र का कबूल सूरत मर्द था। वो खुद चाय बनाकर अपने ग्राहकों को सर्व कर रहा था। भाई साहब, दूध वाली चाय मिल जाएगी? पहले बैठे हुए दो ग्राहकों को कहवा पीते देखकर मैंने उससे पूछना मुनासिब समझा। चाय क्या? दूध पत्ती मिलेगी साहब। अच्छा, 2 कप ले आओ। चाय तैयार होने तक पहले वाले ग्राहक रुखसत हो गए थे। चाय पीते हुए मैंने अमजद से पूछा, माजे क्या ख्याल है, इसी से रहाइश के मुतल्लिक बात ना कर ली जाए? बिस्मिल्लाह करो, नेकी और पूछ। चाय पीकर मैंने उससे कहा, भाई जी हम मुसाफिर हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो जो अपना घर किराए पे देना चाहता हो तो बताएं। साहब जी, जंगल खेल में तो कई होटल वाले यही कारोबार करते हैं। होटल के अंदर कमरों के अलावा उनके पास किराए के क्वार्टर और बड़े मकान भी दस्तयाब हैं। नहीं, वो किराया ज़्यादा लेते हैं और हमने काफ़ी अरसा यहाँ पे गुजारना है। हमें तो कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ किराया भी कम हो और घर की बनी हुई रोटी भी मिल सके। अलबत्ता खाने की हम अलहदा से कीमत अदा करेंगे। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, साहब जी मेरी नज़र में तो ऐसा कोई शख्स या घर नहीं है। अपने बारे में क्या ख्याल है तेरा? वो अजीब अंदाज में हंसा। साहब जी मेरे पास छोटा सा घर तो मौजूद है, खाना पकाने वाला कोई नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं है और शादी अभी तक हुई नहीं है। इसलिए कभी खुद पका लेता हूँ, कभी होटल से लेकर खा लेता हूँ। शादी कर लो ना। शादी कर लेंगे साहब, जब लड़की के बाप का मुतालबा पूरा करने के काबिल हुआ शादी ज़रूर करूँगा। उसकी आंखों में गोया अनदेखी दुल्हन के ख्वाब उतर आए थे। तुम्हारा नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद भाई, बात यह है कि हमने तेरे ही घर को अपने लिए पसंद कर लिया है। खाना पकाने की फ़िक्र ना करो, उसकी ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं। मगर मेरे घर में तो एक ही चारपाई है। वो गड़बड़ा कर बोला, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? मैं उसकी उलझन नज़रअंदाज करते हुए बोला, इस दरख्त के झुंड के परली सिमत है। उसने तकरीबन 300 गज की दूरी पर नजर आने वाले दरख्तों के छोटे से झुंड की तरफ इशारा किया। अच्छा फिर यूं करो, बाजार से जाकर 3 नई चारपाइयाँ लेकर आ जाओ। मैंने 1000 रुपया उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन ख्याल रहे किसी के सामने हमारा जिक्र न करना। मगर साहब जी, छोड़ो अगर मगर यार, जाओ हम यहाँ तेरा इंतज़ार करेंगे। और वो परेशानी के आलम में बाजार की जानिब रवाना हो गया। उसके जाते ही मैंने अमजद को उसके साथ होने वाली गुफ्तगू तफसील से बता दी। घंटे भर बाद अब्दुल मजीद एक गधा गाड़ी पर 3 नई चारपाइयाँ लादे बाजार की सिमत से आता हुआ दिखाई दिया और फिर वो हमारे करीब रुके बगैर अपने घर की जानिब निकलता चला गया। उसके पीछे खुशकिस्मती से चाय पीने के लिए कोई गाहक नहीं आया था। उसकी वापसी तक हम उसके मुतल्लिक ही मसरूफ़े गुफ्तगू रहे थे। ये लें साहब। वापस पहुंचते ही उसने 500 का नोट और कुछ रेज़गारी मेरी जानिब बढ़ाई। चारपाइयों की कीमत और किराए से ये रकम बच गई है। इन्हें फ़िलहाल अपने पास ही रखो और चलो हमें अपना घर दिखाओ। खोखा बंद करके वो हमारे साथ चल पड़ा। उसके घर की लोकेशन हमें काफ़ी पसंद आई थी। उसके साथ बकिया मामला तय करके और इसे रात के वक्त अपनी आमद का बताकर हम उससे रुखसत लेकर वहाँ से रवाना हो गए। वहाँ से सीधे हम मकान में वापस आए, लेकिन बाज़ार से गुजरते वक्त मैंने सादिया के लिए जनाना जूती लेना ना भूला। सादिया बड़ी बेचैनी से हमारी मुंतज़िर थी। दिन का बकिया हिस्सा हमने इसी मकान में गुजारा। रात का अंधेरा छाते ही हम वहाँ से निकल आए थे। अब्दुल मजीद के घर तक हम बगैर किसी हादसे के पहुँच गए। उसका छोटा सा मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। किचन के नाम पर सेहन के कोने में छोटे छोटे 2 चूल्हे बने हुए थे। सारा मकान मिट्टी के कच्चे ब्लॉकों से बनाया गया था। कमरों की निस्बत सेहन काफ़ी बड़ा था। सेहन के अंदर 2-3 दरख्त भी मौजूद थे।
हमारे लिए खाना उसने तैयार करके रखा हुआ था। सादिया का तारुफ हमने अपनी करीबी अजीज़ा के तौर पर कराया था। खाना खाकर हम थोड़ी ही देर गपशप करते रहे और इसके बाद सो गए। रहाइश का मसला तकरीबन हल हो गया था। अब हम यकसू होकर चौधरी अकबर की तलाश का आगाज़ कर सकते थे। अब्दुल मजीद चेहरे मोहरे से अच्छे किरदार का शख्स दिखाई देता था। उसके साथ गुर्बत ने इसके अंदर एक अजीब सी तवाज़ा और इनकसारी पैदा कर दी थी। अगली सुबह जब वो अपने खोखे पर जा चुका था, हम दोनों सादिया को घर में छोड़कर बाहर निकल आए। मलक साहब, मिस मुसीबते का मसला तो हल हो गया है। अब चौधरी अकबर की तलाश का बाज़ाब्ता आगाज़ कर देना चाहिए। सादिया का मसला कैसे हल हो गया? भाई, अब्दुल मजीद गैर शादीशुदा है, दूसरी जानिब सादिया बेवा ठहरी। अब इन दोनों की शादी कर दी जाए तो दोनों का फ़ायदा होगा। बात तो तुम्हारी माकूल है, मगर पहले सादिया से पूछना पड़ेगा आया इसे भी ये रिश्ता कबूल है या वो जानू का इंतज़ार करेगी। वो मेरी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलक साहब, किसी एक को तो बख्श दो। एक इंडिया में जनाब की मुंतज़िर है, दूसरी रहमान खेल में चश्मे बरा है और तीसरी यहाँ ढूंढ ली। बकवास मत करो, मैं चिढ़ गया। मैंने कब रज़िया या सादिया से इज़हार मोहब्बत किया है? अलबत्ता शीतल को मैंने झूठी तसल्ली देने के लिए कहा था कि अपने मसाइल से निपटने के बाद उसके पास इंडिया आने की कोशिश करूँगा। तेरा सबसे बड़ा मसला तो लड़कियों के साथ हमदर्दी से पेश आना है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तू इस मौजू को ख़त्म कर दे। मैं तंग आते हुए बोला, चल फिर बाज़ार चलते हैं ताकि मुख्तलिफ होटलों के बुकिंग वालों से चौधरी अकबर के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। अब की है ना काम की बात। मैंने इसे शाबाश दी और वहाँ से बाज़ार की तरफ चल पड़े। जंगल खेल में टोटल 5-6 होटल थे और तमाम हमने शाम तक छान मारे, मगर वो चौधरी अकबर के नाम या उसके हुलिये से नावाकिफ़ थे। इस दिन हम नाकाम वापस लौट आए। अब्दुल मजीद हमारा मुंतज़िर था। हमें देखते ही बोला, आपने दिन का खाना खाया है या नहीं? शुक्र करो रात के खाने पर आप पहुँचे हैं। क्या मतलब? उसके लहजे में हैरानी थी। मतलब ये कि जंगल खेल में हमारी आमद का मकसद अपने दुश्मन की तलाश है, जिसका नाम चौधरी अकबर है। पहले हमें सादिया की फ़िक्र रहती थी, अब चूँकि इसकी तरफ से इत्मीनान हासिल हो गया है तो हमने भी बाकायदगी से अपना काम शुरू कर दिया है। इसके साथ तुमसे भी ये दरख्वास्त है कि अगर तुम्हें चौधरी अकबर के मुतल्लिक कोई ख़बर पता चलती है तो बग़ैर किसी तख़ीर के हमें बता देना। इसका हुलिया, इसके साथ ही मैंने चौधरी अकबर का हुलिया उससे तफसील से बता दिया। ठीक है अब्दुल्ला भाई, मुझे जैसे ही उसके बारे कुछ मालूम हुआ मैं ज़रूर आपको बाखबर कर दूंगा। उसी वक्त सादिया खाना लेकर आ गई। हमारे आगे खाना रखने के बाद वो खुद कमरे में घुस गई। वो हमारे दरमियान बैठने से इस्तेज़ाज़ बरत रही थी और इसकी वजह उसकी शर्मो हया थी। गैर मर्दों के साथ रहना उसकी मजबूरी थी, वरना शायद वो कब की हमसे अलहदा हो गई होती। दूसरी तरफ हम दोनों भी इंसानी हमदर्दी की बिना पर इसे साथ लिए फिरते रहे, वरना हमें भी उसको साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप दोनों खाना खाओ, मैंने सादिया से कोई बात करनी है। खाना भी उसके साथ खा लूँगा। मैं सादिया के कमरे की जानिब बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम। मैं दरवाज़ा हल्के से खटखटा कर अंदर दाखिल हुआ। आप? वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। सलाम का जवाब तो दे दो। वालेकुम सलाम। आए बैठें। शुक्रिया। मैं कमरे में पड़ी अकलौती चारपाई पर बैठ गया। वो भी चारपाई के किनारे पर टिक गई। सादिया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तुझे जहमत दी। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी, हुक्म करो। उस दिन जंगल खेल में दाखिल होते वक्त मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि किसी भी पुरअमन इलाके में चली जाओ और किसी शरीफ आदमी से शादी कर लो, मगर तुमने मेरी बात का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया था। अब मैं थोड़े फ़र्क के साथ दोबारा वही बात करने के लिए आया हूँ कि अब्दुल मजीद बहुत अच्छा, नेक खसलत और शरीफ जवान है। इसके साथ शादी करके तुम्हारी काफ़ी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उसको भी एक अच्छी शरीके हयात की ज़रूरत है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारी निस्बत उससे तय कर दूं। मैंने नपे तुले अल्फाज के साथ अपनी बात उस तक पहुंचाने की कोशिश की थी। मेरी बात ख़त्म होते ही उसने अजीब सी नज़रों से मेरी जानिब देखा। उसकी निगाह में हज़ारों शिकवे पिन्हा थे, मगर ज़ुबान से उसने किसी गिले शिकवे का इजहार करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, आप मेरे लिए भला ही सोचेंगे, मैं आपकी किसी बात से इनराफ नहीं कर सकती। सादिया, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, मगर अफसोस कि तुम मेरे हालात से नावाकिफ़ हो। तुम्हारे लिए मुख्तसरन इतना ही काफ़ी है कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारे जैसी शरीफ और ख़ूबसूरत लड़की किसी खुश नसीब के हिस्से में ही आती है। बासमत खान ना शुक्रा था, इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठा। बाकी मैं तुम्हें धोखे में रख कर तेरी मासूमियत से फ़ायदा नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें महफूज हाथों के हवाले करके
हम अपने इस मकसद की तकमील से फ़ारग हो जाएं जिसके लिए हम जंगल खेल आए थे। मैंने कोई गिला शिकवा तो नहीं किया आपसे, वो हौले से बोली। कुछ शिकवे ऐसे होते हैं जो कहे बगैर मुखालफ तक पहुंच जाते हैं। बहरहाल हम दोनों दोस्तों की किसी बात से तुम्हारी दिल आज़ारी हो तो दरगुजर कर देना, और ये कुछ रकम रख लो। मैंने 500 वाले नोटों की एक गड्डी उसकी सिमत बढ़ाई। ये तुम्हें और तुम्हारे होने वाले शोहर को नई ज़िंदगी की शुरुआत में मदद फराहम करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो बेतकल्लुफ़ बता देना। इतनी ज़्यादा रकम? मैं वो गड़बड़ा सी गई। कोई बड़ी रकम नहीं है भाई, इससे भी बढ़कर बहनों के लिए करते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम परदेश में हैं। खुदा हर बहन को आप जैसा भाई दे, वो जज्बाती आवाज़ में बोली, और फिर अपने आंसू छुपाने के लिए मेरी जानिब से रुख फेर लिया। वो आंसू शायद अपने महबूब से हमेशा हमेशा की जुदाई के लिए थे या भाई मिलने की खुशी में बाहर आए थे। मैं इस बात से बेखबर था। मैंने उसके जज्बात को नॉर्मल करने के लिए कहा, अब यूं करो कि फटाफट खाने का बंदोबस्त करो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो जल्दी से बोली, ओ माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि आप उनके साथ खाना नहीं खा सके हैं। मैं अभी लाई। वो बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद ही खाना लेकर आ गई। खाना हम दोनों ने इकट्ठे खाया। खाने के दौरान मैंने एक दफ़ा फिर उसका अंदिया लेना चाहा। सादिया, ये ना समझ लेना कि तुम हम पर बोझ थीं और मौका मिलते ही हमने तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश की। मैंने अभी तक अब्दुल मजीद से तेरे बारे में कोई बात नहीं की। अगर तुझे वो नापसंद हो तो बेझिझक बता दो। अगर मैं अब्दुल मजीद को ठुकरा भी दूं तो कौन सा मुझे किसी ने मिल जाना है। अगर आप नहीं तो कोई भी शरीफ आदमी सही जो इस पहाड़ से ज़िंदगी को गुजारने में मदद दे। गुड, मैंने तारीफ़ी लहजे में कहा, इसको कहते हैं समझदारी। खाना खाकर मैंने उससे इजाज़त ली और बाहर आ गया। अमजद और अब्दुल मजीद गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थे। अब्दुल मजीद की उर्दू सुनने के लायक थी। मुझे देखते ही अमजद चहका, क्या रहा, वो तैयार है, अब जनाब की मर्ज़ी मालूम करनी है। मेरा इशारा अब्दुल मजीद की जानिब था। इसे भी आप ही समझाएं, मेरी तो आधी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। अमजद को ठीक है कहकर मैं अब्दुल मजीद की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब्दुल मजीद, हैबत खान और बासमत खान को जानते हो? जी हाँ, आप गालबन डाबेर वाले हैबत खान और बासमत खान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके बारे तो मुझे आज ही पता चला है कि दोनों कत्ल हो गए हैं। कब? 2-3 दिन पहले। कैसे आदमी थे? ठीक ही थे। उनके कत्ल की वजूहात से वाकिफ़ हो? बस लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुना रहे हैं। कोई कहता है उनके कत्ल के पीछे उनके चचाजाद भाई जनान खान का हाथ है। कोई उनके दुश्मनों की कारस्तानी बताता है। किसी की नज़र में बासमत खान की बीवी के आशना का काम है। अलगर्ज, जितने मुंह इतनी बातें। अच्छा ये बात है तो फिर असल कहानी सुनो। ये कहकर मैंने उसे सादिया की कहानी सुना दी। उसके साथ मुख्तसरन अपने बारे में बता दिया। वो हैरत से मुंह फाड़े मेरी गुफ्तगू सुनता रहा। अब तुझे पता चल गया होगा कि हमें क्यों उस मकान की तलाश थी। जी, वो जो पूरी तरह मेरी कहानी में गोया खोया हुआ था, यकदम बुखला सा गया। बासमत खान की बीवी अब हम दोनों की मुंह बोली बहन है। बहुत शरीफ और साहब किरदार लड़की है। यही वजह है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गई। अल्लाह ताला को उसकी ज़िंदगी मंजूर थी, वरना अब तक शायद उसकी बोटियां भी चील कव्वे खा गए होते। बहरहाल मुंह बोली बहन होने के नाते उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर आयद होती है, और बहनें अपने शोहर के घर ही अच्छी लगती हैं। इस वजह से हम उसकी शादी करना चाह रहे हैं। तेरी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। मैं क्या कह सकता हूँ? वो एक बार फिर गड़बड़ा गया। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं चंद लम्हे तो उसका मुंह हैरानी से खुला रहा, और फिर जैसे ही उसकी समझ में बात आई वो जल्दी से चारपाई से उठकर मेरे कदमों में आ बैठा। अब्दुल्ला भाई, खुदा की कसम शहजादियों की तरह रखूँगा। वो मेरे घुटनों को हाथ लगाते हुए बोला। अरे क्या कर रहे हो? उसके रद्द अमल पर मैं खफीफ सा हो गया था, मगर वो मेरी बात अनसुनी करता हुआ अपनी लय में शुरू रहा। अगर ज़रा सा भी शिकायत का मौका दूं तो मेरा सर आपका जूता, गर्दन भी काट दो तो उफ नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है भाई, मेरे घुटने तो छोड़ दो। मैं हंसते हुए बोला। नहीं, पहले मुझे यकीन दिलाएं कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। मैंने उसे कान से पकड़कर ज़ोर से खींचा तो वो हाय के साथ उठ खड़ा हुआ। अब यकीन आया कुछ। वो चारपाई पर बैठते हुए बोला, बाकी शादी होने के बाद आ जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, तो अब्दुल्ला भाई फिर कब? 4 महीने 10 दिन बाद। क्या मतलब? बेवकूफ़, वो बेवा है, इद्दत गुजार कर ही तुझसे शादी कर सकती है।
मेरे तो जहन से ही निकल गया था। वो शर्मिंदगी से बोला, बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसने भी तुझे कबूल करने की रजामंदी दे दी है और इससे यही पूछने के लिए मैं थोड़ी देर पहले उसके पास गया था। अच्छा, उसके लहजे में खुशगवार हैरत थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और वो भी हंस पड़ा। इसके बाद मैंने अमजद को भी शामिल गुफ्तगू करते हुए अब्दुल मजीद से होने वाली गुफ्तगू सुना दी और फिर रात गए तक हम इसी मौजू पर मसरूफ़ गुफ्तगू रहे। अब्दुल मजीद का बस नहीं चल रहा था कि हमारी किस तरह खातिरदारी करे। सादिया जैसी खूबसूरत लड़की से शादी उसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। लेटने के बाद भी जब मुझे नींद ना आई, अब्दुल मजीद बिस्तर पर करवटें लेता नज़र आ रहा था। सुबह भी वो हमसे बहुत पहले उठ गया था, या शायद इसे रात भर नींद ही नहीं आई थी। जारी है।